यहाँ पर लिखा गया है कि इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग, यानी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पिछले कुछ दिनों में मजबूत हुआ है। ठीक है। और मजबूत होने हाँ जी, मजबूत हुआ है और अब भारत का जो इंपोर्ट कवर है वो 11 महीनों तक हो गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे देश के पास या दुनिया के अन्य देश, हर देश विदेशी मुद्रा भंडार को मेंटेन करके रखते हैं। विदेशी मुद्रा भंडारों में ऐसी प्रतिभूतियां, ऐसी करेंसी, ऐसे एसेट होते हैं जो विदेशी व्यापार के लिए प्रयोग हो सकते हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है। अब विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास इतना आ चुका है जिससे कि भारत 11 महीनों का इंपोर्ट कवर कर सकता है। 11 महीनों का इंपोर्ट कवर करने का मतलब भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा है कि वो आज वर्तमान में 11 महीनों तक का पेमेंट करने की स्थिति में है आयात के, यानी कि जो भी हम आयात करते हैं उसका 11 महीनों तक का पेमेंट किया जा सकता है। इतना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भारत के पास 21 मार्च 2025 को 658 बिलियन डॉलर थे। कितने थे? 658 बिलियन डॉलर थे। 658.8 बिलियन डॉलर ये हमारा हो गया टोटल। तो आप ये कह सकते हैं इतना पैसा भारत के पास था। ठीक है। अब ये 21 मार्च की बात है। आप याद रखेंगे ये जानकारी हमें आरबीआई के थ्रू दी जाती रहती है। वीकली हमें बताया जाता रहता है कि भारत के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। और ये 658 बिलियन डॉलर भारत को जो इंपोर्ट कवर करेगा, और वो इंपोर्ट कवर 11 महीनों का है, यानी कि 11th मंथ तक किया जा सकता है। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में भारत चौथा सबसे लार्जेस्ट, यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है। विदेशी मुद्राओं का भंडार रखने वाला देश है चौथा। ठीक है जी। तो यहाँ पर दो तीन सॉरी याद रखना दो तीन बातें। पहली बात हमने क्या याद रखनी है कि भारत पूरी दुनिया में 11 महीनों तक का इंपोर्ट कवर रखने वाला देश है। भारत के पास 658 बिलियन डॉलर है एंड आज के टाइम पर भारत चौथा सबसे बड़ा इंपोर्ट कवर रखने वाला देश है, यानी कि फॉरेक्स होल्डिंग रखने वाला देश है। अब सवाल यह है कि ये फॉरेक्स होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आपसे कोई पूछे ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, तो फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या है? तो फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है 4 प्रकार की चीजें। पहली, फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट है ना। क्या है पहला? फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट में विदेशी करेंसीज भी आती हैं और करेंसी भी आ सकती है, जैसे डॉलर वगैरह आती है, येन भी आती है ना। इस तरीके की जो करेंसीज हैं, यूरो हैं, पाउंड हैं, इस तरीके की करेंसीज भी आती हैं। ठीक है। और या फिर इनके फॉरेन बॉन्ड्स वगैरह भी आते हैं जो विदेशी मुद्राओं में हमारे पास होते हैं, है ना। तो इनको हम फॉरेन करेंसी एसेट कहते हैं। तो फॉरेन करेंसी येन, यूरो, बॉन्ड, पाउंड, ये सब हमारा इसमें आता है। ठीक है। सेकंड यहां पर आता है गोल्ड। तो जो भी हमारे पास रिजर्व है उसमें जो भी गोल्ड है उसको भी हमने मानना है कि गोल्ड भी एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी आप मान सकते हो, मोड ऑफ करेंसी, जहां पर आप कोई भी लेन देन गोल्ड के माध्यम से भी कर सकते हो। ठीक है। फिर यहां पर कहा गया है कि इसमें एक होता है एसडीआर। एसडीआर को बेटा हम कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं इसको। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स का मतलब हुआ विशेष आहरण अधिकार। तो विशेष आहरण अधिकार का मतलब ऐसे विशेष आहरण अधिकार जिनको आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है।
एसडीआर होते क्या है? आपको याद रखना, इन्हें हम लोग एसडीआर को आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। और जनरली ये 5 भारत इनका इस्तेमाल करता है, दुनिया के तमाम देश कैसे यूज करते हैं वो भी समझाता हूं मैं। अभी के लिए आप ये देखो कि इन एसडीआर को 5 करेंसी के आधार पर बनाते हैं, है ना। जैसे यूएस का जो डॉलर है, डॉलर के, फिर येन भी होता है इसमें, चाइना की करेंसी भी एक आरएमबी, है ना, आरएमबी। फिर एक करेंसी और है जिसको कहते हैं आप पाउंड, है ना। फिर एक करेंसी और है जिसको कहते हैं आप यूरो। तो इन 5 करेंसी की एक बास्केट है, इस बास्केट के बेसिस पर बनाया गया। और ये एसडीआर एक यूनिट है, ठीक है, एक इकाई है। एसडीआर कोई करेंसी नहीं है बेटा, बात ध्यान रखना। किसी चीज को लिखने का तरीका है एसडीआर, यहाँ पर ये बात आप याद रखेंगे। गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग बेटा। तो एसडीआर भी इसके अंदर होता है और एसडीआर का यूज करते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहां पर एक आता है रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ। और आईएमएफ में भी आपका जो भी पैसा कुछ पड़ा रहता है तो वो पैसा भी आप यूज कर सकते हैं विदेशी व्यापार के लिए। उसका एक निश्चित, जैसे मेंबर बनते हैं आप, तो मेंबर बनने के बाद आपको आईएमएफ की सदस्यता मिल जाती है, तो उसमें भी आपको कुछ पैसा रहता है, तो वो पैसा भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज बताई गई, ठीक है। तो रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ, तो यहाँ पर ये 4 ऐसे चीजें हैं जिनसे मिलकर बन रहा है हमारा फॉरेन फॉरेक्स, और या आप इसको कह सकते हैं फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व। और इन 4 चीजों को मेंटेन करने का काम जो है, इनकी लिखा पढ़ी या मैनेजमेंट करने का काम जो होता है वो कौन करता है? तो मैनेजमेंट करने का काम बेटा किया जाता है बाई सेंट्रल बैंक। जनरली हमारी सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। तो भारत के अंदर तो इसे आरबीआई करता है, दूसरे देशों में हो सकता है अलग भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर सेंट्रल बैंक जनरली होती है हर बैंक देश के अंदर। तो हर देश की जो सेंट्रल बैंक होगी वो इसको मैनेज करती है, नहीं करती होगी तो उनका फिनांस से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट होता होगा वो मैनेज करते होंगे। तो आज के समय ये 658 बिलियन डॉलर, लेकिन आपको ये नहीं कहना है कि 658 बिलियन डॉलर का इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा जो पीक था इसमें, जिसमें हम सबसे ज्यादा गए थे, तो हमने 700 बिलियन डॉलर भी क्रॉस किया हुआ है 2024 में। वो तो बात अलग है कि आज के समय हमारा थोड़ा डिक्लाइन देखने को हमें मिल रहा है ना, आजकल थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। तो 2024 में 700 बिलियन डॉलर का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 700 बिलियन डॉलर पास। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम देखें तो 658 बिलियन डॉलर हमारे पास है, और भारत 4th है। तो हमसे आगे कौन है? तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व अगर किसी कंट्री के पास है तो वो है चाइना, और नंबर 2 पर आता है जापान, और फिर नंबर 3 पर आता है स्विट्जरलैंड, और देन भारत का नंबर आता है 4th नंबर पर, ठीक है, ध्यान रखना। इसका फायदा क्या होता है? ये एक प्रकार का हमें एक बफर प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द इकोनॉमिक शॉक, कि कल को हमारे पास पैसे आने बंद हो जाए तो हमारे पास रिजर्व में इतना पैसा है कि हम 9 महीने तक अपना इंपोर्ट का खर्चा चला सकते हैं, ठीक है। इन रिसेंट टाइम्स के अंदर ये काफी फ्लैक्चुएट हुआ है, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री को कौन से फैक्टर हैं जो उसके फॉरेक्स रिजर्व को प्रभावित कर सकते हैं, और हाल ही में भारत में कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इसे प्रभावित किया हुआ, ठीक है। पहली चीज तो यह है कि जैसे मान लीजिए डॉलर और रुपया, डॉलर और रुपए के सापेक्ष में अगर हम देखते हैं, सपोज दैट आप मान लीजिए 80 रुपीज इज इक्वल टू $1 है ना, और अब यहां पर अब 85 रुपीज इज इक्वल्स टू $1 हो जाए, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर रुपया जो है वो वीक हो रहा है ना, रुपया क्या हो रहा है? वीक हो रहा है, तो कमजोर हो रहा है। तो कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डॉलर की डिमांड को क्या हुआ है? बढ़ी है, और रुपए की डिमांड थोड़ी सी हमें कम दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर रुपया कमजोर हुआ है।
तो ऐसे में समटाइम्स आरबीआई इंटरवेंशन कर सकता है, आरबीआई इसमें हस्तक्षेप करता है, और आरबीआई क्या करता है, डॉलर को सेल कर सकता है, जिससे कि डॉलर को सेल करेंगे तो सामने रुपए की डिमांड को बढ़ा पाएंगे, है ना, क्योंकि जब मार्केट में डॉलर सेल होगा तो उसके बदले रुपए की मांग करेंगे, तो रुपए की डिमांड विदेशी बाजार में बढ़ेगी, तब हम जाकर अपने रुपयों को कमजोर। इस तरीके की जो गतिविधियां आरबीआई के द्वारा की जाती है उसको मार्केट इंटरवेंशन बोलते हैं, कि आरबीआई अपना मार्केट इंटरवेंशन करता है, ठीक है। फिर यहां पर देखा कि जब कभी भी ऑयल प्राइसेस आपके बढ़ेंगे या घटेंगे तो उससे भी विदेशी मुद्रा की डिमांड जो है वो भी घटती और बढ़ती है। डिमांड के घटने बढ़ने का ही सारा खेल है कि आपके पास जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है वो घटता बढ़ता हो सकता है, क्योंकि किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और किसी चीज की डिमांड घटेगी तो फिर उसकी कीमत भी घट जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वन मोर थिंग, आपके देश में कितना एफडीआई आ रहा है, मतलब बाहर से कितना पैसा निवेश हो रहा है, क्योंकि विदेशी पैसा भारत में जब बाहर से पैसा निवेश होता है तो वो विदेशी मुद्रा के फॉर्म में आता है, तो इससे आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, तो वो एक चीज आपके लिए होती है फायदेमंद। फिर एक्सचेंज रेट कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, आपको $1 के 80 मिल रहे हैं, या 80 रुपीज का $1 मिल रहा है, या 85 का $1 मिल रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन देखो, यहां पर डॉलर थोड़ा सा महंगा हुआ है ना, तो यहां पर अगर डॉलर महंगा होगा तो आपके लिए फिर डॉलर खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वहां पर ये भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ठीक है। अब आपको यह चीज देखनी है कि ये जो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व होता है इसका फायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज में सवाल ऐसे पूछते हैं कि कैसे कोई भी डॉलर और रुपये या विदेशी मुद्राओं का प्रभाव भारतीय रुपए पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी दुनिया में डॉलर महंगा होता रहे और आपके पास अगर फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर पड़ा हुआ है तो फिर आपके रुपए को वो बहुत नुकसान नहीं पहुंचा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मार्केट के अंदर सब्जियां महंगी होने लगी तो वो आपकी जेब पर असर नहीं डाल पाएंगी अगर आपके पास पहले से ही सब्जियां अवेलेबल है ना। तो सेम चीज यहां भी हो रही है कि रुपए की स्थिरता आपको देखने को मिलेगी, रुपया बहुत डेप्रिशिएट नहीं होगा और रुपए थोड़ा स्टेबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अगर आपके पास पहले से ही फॉरेक्स रिजर्व में पैसा होगा तो बहुत आसान होगा आपको फाइनेंस करना, किसी भी क्षेत्र के लिए, ट्रेड के लिए पैसा देना, एनर्जी सेक्टर के लिए पैसा देना। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तमाम मुल्क जो आस पड़ोस में है उनके पास फाइनेंस की कमी है तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आपके पास ऑलरेडी रिजर्व पे पैसा रखा हुआ है तो इन्वेस्टर्स को भी आपके ऊपर भरोसा ज्यादा पड़ता है और उन्हें लगता है कि आप उनका पैसा डुबाएंगे नहीं,